अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो सेकंड इसके अंदर बड़ी शिफ्ट आया वो था कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को सेपरेट करना। कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन में हमने बात कर दी कि हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसके अंदर कंट्रोल प्लेन है और डाटा प्लेन है। डाटा प्लेन फॉरवर्डिंग का काम कर रही है और कंट्रोल प्लेन जो है आपका उसका आपकी नेटवर्किंग डिवाइस का लॉजिक है, डिसीजन मेकिंग लॉजिक जो होता है सारा। तो जो हमारे पास कन्वेंशनल राउटर्स हैं उसके अंदर ये दोनों बिल्कुल टाइटली कपल्ड होते हैं। टाइटली कपल्ड का मतलब ये कि ये जो है एक ही वेंडर जब वेंडर डिवाइस बनाता है तो वो इन दोनों को इसके अंदर इस तरह से उसका कम्युनिकेशन होती है कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जो हार्डवेयर लेनी है तो वहाँ वो आपको जो हार्डवेयर देगा उसके अंदर डाटा प्लेन भी वो खुद बिल्ड करेगा और कंट्रोल प्लेन भी वो सारी उसके अंदर जो लॉजिक है, जो राउटर्स हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सब कुछ जो है ना वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो कंट्रोल प्लेन की जो फंक्शनलिटी है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके अगर चलो टाइटली कपल है या एक वेंडर जो है ये दोनों चीज़ें होल्ड कर रहा है और ये आपको दे रहा है, तो इससे क्या होगा, नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि इस किस्म की डिवाइस जिसके अंदर डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन जो है वो टाइटली कपल हो तो वो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन को डिबग करना, प्रॉब्लम्स को डिबग करना वो मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रेडिशनल नेटवर्क को देख लें, अगर आपके पास एक नेटवर्क है उसके अंदर 50 डिवाइसेस हैं और अगर आप 50 डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है तो क्या करना है, आपने हर डिवाइस पे जाके जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो हर डिवाइस पे जाके चेंज करेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, उसको चेक करेगा, हर डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को जाके चेक करेगा। तो ये बहुत मुश्किल है। जब आपके पास नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और दूसरा, इसको जाके जब एक-एक डिवाइस पे किया जाता है तो ये इसमें एरर्स भी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो राउटिंग बिहेवियर है इस किस्म की इन्वायरमेंट में, इस किस्म की डिवाइसेस में जिसके अंदर कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली कपल होते हैं, तो उसका बिहेवियर जो है उसको प्रिडिक्ट करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो प्रिडिक्ट करना और दूसरा उसको कंट्रोल करना। अगर आपने उसके बिहेवियर को चेंज करना है, आपने किसी स्विचेस की बिहेवियर को चेंज करना है तो वो इतना आसान काम नहीं है। आपने और डिवाइसेस ज़्यादा हैं और आप उन तमाम डिवाइसेस की बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल जो आपको लेगेसी नेटवर्क्स हैं इनकी जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क जो है उसको मेंटेन करना नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से क्योंकि ये जो सारी डिवाइसेस है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन है, मतलब तमाम डिवाइसेस जो है उस पर कंट्रोल प्लेन जो है उसको आप सेंट्रलाइज लोकेशन से आप उसको चेंज या कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ा इशू था उसके अंदर। इस वजह से इस चीज़ पे काम हुआ कि किस तरह से ये इन डिवाइसेस के अंदर जो कंट्रोल प्लेन है और डाटा प्लेन है इसको सेपरेट किया जाए। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारे पास इश्यूज थे कि जिसकी वजह से कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को की सेपरेशन पे काम हुआ। दूसरा, इसके पीछे टेक्नोलॉजी पुश क्या थी, कौन सी टेक्नोलॉजी आई जिसकी वजह से इस चीज़ के ऊपर जो है काम किया गया कि भाई जो ये नेटवर्किंग डिवाइसेस है इसके अंदर कंट्रोल और डाटा प्लेन जो है इसको अलग होना चाहिए। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी पुश था उसमें सबसे पहले हमारे पास एक तो हमारे पास जो नेटवर्क्स थे उनका साइज बढ़ गया, नेटवर्क्स का साइज बढ़ गया। अच्छा, तो दूसरी जो चीज़ Okay, sir, sound is okay now. दूसरी जो चीज़ कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी पुश था
कि कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को सेपरेट किया जाए, वो था कि हमारे पास पैकेट फॉरवर्डिंग के अंदर पैकेट फॉरवर्डिंग जो हार्डवेयर है, उसके अंदर जो हार्डवेयर है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। इसके मुकाबले में हमारे पास और जो सर्वर्स आ गए थे, कमोडिटी जो सर्वर्स थे, उनके अंदर उनकी प्रोसेसिंग पावर, उनकी मेमोरी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई थी। आपके जो ये स्विचेस और राउटर, इनकी जो प्रोसेसर्स, इनकी मेमोरी के की जो कैपेबिलिटी थी, वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर इन्हेंसमेंट नहीं आई। इसके मुकाबले में जो हमारे पास सर्वर्स आ चुके थे उस वक्त में, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सर्वर्स, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स आप लगा सकते हैं, उसके अंदर मेमोरी भी उसकी बहुत ज़्यादा, बहुत प्रोसेसिंग, अच्छी खासी प्रोसेसिंग पावर उन कमोडिटी सर्वर्स की। तो ये सोचा गया कि क्यों ना ये जो कंट्रोल प्लेन है, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस से निकाल के एक सर्वर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उस सर्वर से इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी पुश था। मतलब टेक्नोलॉजी पुश मतलब हार्डवेयर जो है वो इतनी इंप्रूव कर गई थी कमोडिटी सर्वर्स की, सर्वर सिस्टम्स की, कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता था एज ए सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइसेस। दूसरा, ये भी फिर उसी वजह से कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास ऐसी हार्डवेयर अब मौजूद है, तो सब जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल प्लेन जो है वो हार्डवेयर के अंदर, जो कमोडिटी हार्डवेयर है उसके अंदर इसको रन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ आ गया। वही बात जो मैंने ऊपर की कि हमारे पास जो हार्डवेयर, जो अवेलेबल स्विचेस राउटर से, उनकी हार्डवेयर इतनी अच्छी नहीं थी, और सर्वर जो हमारे पास हैं थे, आगे थे, उनकी मेमोरी, उनकी प्रोसेसिंग पावर वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू जो राउटर थे जिनके अंदर कंट्रोल प्लेन जो है वो हैंडल हो रही थी, उनके प्रोसेसर इतने ज़्यादा अच्छे फास्ट नहीं थे। अच्छा, इसका कंपैरिजन अगर किया जाए एक्टिव नेटवर्किंग के साथ, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड डाटा प्लेन का कंपैरिजन किया जाए एक्टिव नेटवर्किंग के साथ, तो हमारे पास जो काम हुआ सेपरेशन ऑफ कंट्रोल और डाटा प्लेन के अंदर, उसके अंदर जो फोकस था वो नेटवर्क मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर था। उस वक्त जो नेटवर्क थे बड़े बड़े, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो ये थे कि नेटवर्क को मैनेज करना, डिवाइसेस को मैनेज करना, उनके अंदर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, वो बहुत सारे प्रॉब्लम उस वक्त आ रहे थे नेटवर्क ऑपरेटर्स को। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके बड़े बड़े नेटवर्क थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये जो कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को सेपरेट किया गया, और इसके ऊपर जो रिसर्च हुई वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुई। ठीक है, तो और इसी वजह से ये इस किस्म के जो इसके ऊपर जो काम हुआ और जो रिसर्च हुई और इस पे जो एप्लीकेशन बनाई गई, वो इसी वजह से पॉपुलर हुई, क्योंकि उस वक्त जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रहे थे। उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ये जो आर्किटेक्चर प्रपोज किए गए जिसके अंदर डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन को सेपरेट किया गया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और उसको यूज़ किया गया। ठीक है, ये इसके अंदर बड़ा डिफरेंस था एक्टिव नेटवर्किंग और जो दूसरा हमारे पास पैराडाइम आया, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन, इस फेज के अंदर। दूसरा, ये जो हमारे पास काम हुआ, ऐसे आर्किटेक्चर प्रपोज किए गए जिसके अंदर डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन से सेपरेट किया गया, वो बेसिकली बनाए गए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस पर काम किया। वो जो लोग काम कर रहे थे बेसिकली इस रिसर्च कर रहे थे सेपरेशन ऑफ कंट्रोल और डाटा प्लेन, वो लोग इंडस्ट्री के जो अंदर जो रियल नेटवर्क से उनके जो मेंटेन करने वाले थे उनके साथ वो उनका कनेक्शन था,
उनके साथ वो इन कांटेक्ट थे, तो वो उनको बताते थे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे जो आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से, और जो बड़े बड़े नेटवर्क से उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो प्रॉब्लम्स उनको बता रहे थे, भाई ये हम नेटवर्क को नहीं मैनेज कर पा रहे, हम पॉलिसीज नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, हम सेंट्रली हम हमारे लिए नेटवर्क को कंट्रोल करना मुश्किल है, हमारे लिए नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना मुश्किल है। तो ठीक है, ये जो हमारे पास काम हुआ, तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए हुआ, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग थे वो भी इन्वॉल्व रहे। इस वजह से जो है ये एक बड़ा फर्क था एक्टिव नेटवर्किंग और जो हमारे पास सेकंड पैराडाइम आया, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल और डेटा प्लेन, इसके दरमियान। नेक्स्ट जो है वो जो फोकस था वो इसमें था कंट्रोल प्लेन की प्रोग्रामेबिलिटी पे। एक्टिव नेटवर्किंग के अंदर जो फोकस था वो डाटा प्लेन, मतलब स्विचेस को प्रोग्रामेबल बनाना, ठीक है, और कंट्रोल प्लेन की प्रोग्रामेबिलिटी, जो कंट्रोल प्लेन एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह से राउटिंग है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, इस तरह से फायरवॉल है, ये कंट्रोल प्लेन एप्लीकेशंस को जो फंक्शनैलिटी है इसको प्रोग्रामेबल, इसको इस किस्म के फंक्शंस को प्रोग्रामेबल बनाना, ये फोकस था कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन की सेपरेशन के लिए जो एफर्ट्स की गई, उसका फोकस ये था। ठीक है, ये एक दूसरा इसके अंदर कंपैरिजन हो गया। और दूसरा जो फर्क था एक्टिव नेटवर्किंग और सेपरेशन ऑफ कंट्रोल और डाटा प्लेन्स के एफर्ट में, वो ये था कि हमारे पास एक्टिव नेटवर्किंग में फोकस जो था वो डिवाइस लेवल कॉन्फ़िगरेशन पे ज़्यादा था, कि डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, ठीक है, लेकिन जो कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन की सेपरेशन पे काम हुआ, वो उसमें फोकस जो था वो ये था कि जो नेटवर्क जो है उसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन से वो विजिबल हो और उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। जो उसका फोकस था कि नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को, एक बड़ा नेटवर्क है तो उसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन से वो विजिबल हो, उसको जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसके अंदर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये इसके अंदर डिफरेंस था एक्टिव नेटवर्क से। और कंट्रीब्यूशन अब आ जाती है हमारे पास कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन की सेपरेशन जो हुई, तो वो जो आर्किटेक्चर्स हमारे पास आए तो उसकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। सबसे पहली कंट्रीब्यूशन तो उसकी ये हमारे पास आ गई कि हमारे पास आइडिया दिया गया कि एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा पूरे नेटवर्क का, एक बड़ा नेटवर्क भी है तो उसका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा एज कंपेयर टू जो हमारे पास लेगेसी नेटवर्क जो है वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल होता है नेटवर्क का। तो दूसरा उसके अंदर पोर्शन जो था वो ये था कि वो जो सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन होगा उसके साथ साथ ओपन इंटरफेस होगा डाटा प्लेन को, ओपन इंटरफेस होगा डाटा प्लेन को। ये बहुत अहम चीज़ है। ओपन इंटरफेस का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक स्विच है, ठीक है, या राउटर है या स्विच है, ठीक है, ये हमारे पास एक डिवाइस है, स्विच है या राउटर है, ठीक है, ये हमारे पास डिवाइस है। तो इस डिवाइस की हमारे पास ओपन एपीआईज हैं, हमारे पास इस डिवाइस के लिए ओपन एपीआईज हैं, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो हमारे पास जो डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, उसके हमारे पास ओपन एपीआईज हैं, मतलब ओपन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसको इस्तेमाल करके अब आप इस डिवाइस को प्रोग्राम कर सकते हैं। आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये डिवाइस पैकेट किस तरह से फॉरवर्ड करे, ठीक है, आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं कि इसके अंदर जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर आप अपनी मर्जी से एंट्री को ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए फंक्शंस अवेलेबल होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने फ्लो टेबल में कोई एंट्री ऐड करनी है तो उसके
ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फंक्शन है ऐड एंट्री। आपको फंक्शन मिल गया, आप इस फंक्शन को यूज़ करके अपनी मर्जी की एंट्रीज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसमें से कोई एंट्री डिलीट करनी है तो आपके पास फंक्शन आ गया डिलीट एंट्री का। ठीक, आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास फंक्शंस अवेलेबल है जिसको एक्सेस करके आप इस डिवाइस के पूरे बिहेवियर को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरफेस है आपके पास। अब ये चीज़ हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा अहम ना लगे, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि जब आप ओपन इंटरफेसेस और आप ये फैसिलिटी देते हैं कि इन डिवाइसेस को आप प्रोग्राम कर सकें, तो फिर आपकी मर्जी है कि आपके पास एक जनरल पर्पस डिवाइस है और उसको आप अपनी मर्जी से हर बंदा जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको प्रोग्राम करेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जब से आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, आप कंप्यूटर सिस्टम को देख लें। आपका कंप्यूटर सिस्टम वो क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है? वो बेसिकली जब जनरल पर्पस हमारे पास डिवाइस होती है और उस जनरल पर्पस डिवाइस को हर डोमेन में इस्तेमाल किया गया है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको आप लेके उसके अंदर अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर आप कॉन्फ़िगर करके उससे आप अपनी मर्जी का काम ले सकते हैं। आप उससे सर्वर का काम ले सकते हैं, आप उससे क्लाइंट का काम ले सकते हैं, आप उससे अकाउंटिंग का काम ले सकते हैं। आप कोई भी काम लेना चाहें, आपने उस डिवाइस को लेना है उसको, या अगर आप प्रोग्राम नहीं है तो उसको प्रोग्राम कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो ये बहुत बड़ी एक पैराडाइम शिफ्ट था जो हमारे पास लेगेसी नेटवर्क्स हैं उससे जो है हमारे पास इस नए मॉडल के ऊपर। इसी के लिए हमारे पास इसमें जो एफर्ट्स हुई, तो फोर्सेस एक हमारे पास आईटीएफ ने एक स्टैंडर्ड बनाया, एक ओपन इंटरफेस था जिसके ज़रिए से आप फॉरवर्डिंग इंट्रीज जो है वो राउटर्स स्विचेस में राउटर्स के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते थे। उन्होंने ये ओपन इंटरफेस जो है इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। उसके बाद जो है आरसीपी राउटिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको ये बनाया गया, इसके ज़रिए से आप एग्जिस्टिंग जो कंट्रोल पिन प्रोटोकॉल है जैसे बीजीपी है, ठीक है, उसको उसके लिए जो फॉरवर्डिंग टेबल बनते हैं उसके अंदर एंट्रीज को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पे काम हुआ। ये बेसिकली वही हो गया, सेपरेशन हो गई। और दूसरा साथ में इसमें जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी, एक इशू था इसके अंदर, वो एक नया इसके अंदर काम आया, वो था डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट मैनेजमेंट का। क्योंकि अब हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोलर होगा और हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेंट्रलाइज डिवाइसेस हो जो कि नेटवर्क को हैंडल करें। तो उसके अंदर नेटवर्क अगर फेल हो जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को किस तरह से रेप्लिकेट किया जाए सारे नेटवर्क पे, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट मैनेजमेंट, इसके लिए भी बहुत सारा काम हुआ इसके अंदर उस पैराडाइम के अंदर। अच्छा जी, क्रिटिसिज्म हुआ, ये जो हमारे पास दूसरा पैराडाइम आया जिसके अंदर काम हुआ कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को सेपरेट करने के लिए। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया कि जी जो हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स काम करते हैं वो उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं फिट शेयरिंग का प्रिंसिपल है। तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे नो फिट शेयरिंग है। नो फिट शेयरिंग, फिट शेयरिंग का प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसके ऊपर किसी एक सेंट्रलाइज डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अगर उसके अंदर कोई एक डिवाइस जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है, तो सारा जो नेटवर्क है वो इफेक्ट होता है, तो सेम उससे इफेक्ट होता है। और इसी तरह से कोई एक सेंट्रलाइज बॉटलनेक नहीं होता उसके अंदर। लेकिन क्योंकि इस काम के अंदर यहाँ पे कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को सेपरेट कर दिया गया है, तो इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर है। ये सेंट्रलाइज कंट्रोलर फेल हो जाता है तो सारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है, फिर आपका नेटवर्क काम नहीं कर सकेगा। तो इसी वजह से इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म था कि क्योंकि ये सारा जो नेटवर्क है एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो फेल हो जाएगा तो कोई फॉरवर्डिंग डिवाइस जो है, जो नीचे अंडरलाइंग फॉरवर्डिंग डिवाइसेस हैं, जो हमारे स्विचेस हैं, वो भी
काम नहीं करेंगे, जो कि ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर जो लेगेसी नेटवर्क है उसके अंदर ये इशू नहीं था। एक इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म हुआ कि ये सेंट्रलाइज डिवाइस फेल हो जाएगी तो ये सारी डिवाइसेस भी काम नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये होगा, इसमें दूसरा क्रिटिसिज्म ये हुआ कि हर एक राउटर जो होगा उसके पास पूरे नेटवर्क का तकरीबन एक ही व्यू होगा, क्योंकि कंट्रोलर जो है वो सेंट्रलाइज पोजीशन से तमाम नेटवर्क को व्यू कर रहा होगा। तो इसी तरह से हर कंट्रोलर जो है उसके पास एक ही व्यू होगा पूरे नेटवर्क का। ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया कि जी इससे ये नुकसान होंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास कंट्रोल पर सेंट्रलाइज हो गई है, इस वजह से हर कंट्रोलर जो है उसके पास उसका अपना लोकल व्यू नहीं होगा, बल्कि वो एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर का व्यू होगा जो कि सेम होगा। ठीक है, जो कि लेगेसी नेटवर्क के अंदर हर कंट्रोलर जो राउटर है इंडिपेंडेंटली अपना व्यू क्रिएट करता था और वो उसको उसकी बेस के ऊपर पैकेट को फॉरवर्ड करता था। अब इसके अंदर नए पैराडाइम के अंदर सेंट्रलाइज कंट्रोलर है, उसी की व्यू की बेस के ऊपर तमाम राउटर जो हैं अपने पैकेट्स को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये दो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हुए थे, इस पैराडाइम के ऊपर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो फेज़ आया उसके अंदर हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई। वो बेसिकली इसमें काम हुआ ओपन फ्लो और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम हुआ। उसमें हमारे पास बेसिकली जो काम हुआ उस काम का फोकस दो चीज़ों पे था। एक तो जो नेटवर्क हमारे पास नेटवर्किंग कुछ लैब्स बनाई गई और वो लैब्स हमारे पास प्लैनेट लैब और ईमू लैब जो है ये एक्सपेरिमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स या लैब्स बनाई गई। इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग जब उनको मैसर आई तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लैब्स बनाई जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए। ठीक है, प्रोटोकॉल्स। दूसरा जो इसके साथ एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंट बनाएगी नेटवर्क एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका नाम था ग्लोबल इन्वायरमेंट फॉर नेटवर्क इनोवेशन, जीनी, जिसको अक्सर जो है ये फैसिलिटी भी दी गई, मुख्तलिफ लोग उसको यूज़ करके नेटवर्क के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये 2005 के अंदर जो है ये इस पे काम हुआ, लैरी पैटिसन ने किया। सिक काम 05 ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, इवेंट है, उसमें उन्होंने ये आइडिया दिया और इसमें इन्होंने और लोगों को भी ये फैसिलिटी दी कि आप इसको एक्सेस करके इस लैब को इसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने कैंपस नेटवर्क बनाया और उस कैंपस नेटवर्क के अंदर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ओपन फ्लो का। ओपन फ्लो बेसिकली एक ऐसा आइडिया दिया गया जिसको इस्तेमाल करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक इस आइडिया की जो खूबसूरती थी वो ये थी कि ओपन फ्लो एक फिर बाद में प्रोटोकॉल भी इसके बेस के ऊपर बना, जिसको यूज़ करके जो हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, इसी ट्रेडिशनल नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं इसको यूज़ करके आप नेटवर्क के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, नई एप्लीकेशन बना सकते हैं और उन नेटवर्क को आप प्रोग्रामेबल बना सकते हैं। ये काम ये वहाँ पे उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ। उन्होंने अपने कैंपस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर और इसी तरह से फिर ओपन फ्लो का जो आइडिया उन्होंने प्रपोज किया 2007 के अंदर, ये एक बड़ी चेंज आई इसमें। और इसके साथ जो ओपन फ्लो है इसके साथ उन्होंने काम जो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर भी बड़ा काम हुआ। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, इसमें एक जो उस वक्त पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था ओनेक्स। ओनेक्स एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया गया
ओपन फ्लो प्रोटोकॉल जो था उसका बेसिकली आप कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव था, इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि किस तरह से डिवाइसेस को एक्सेस करके आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम डाटा प्लेन डिवाइसेस को एक्सेस करके थ्रू ओपन एपीआई से उनको प्रोग्रामेबल बनाया जा सकता है। इसका फोकस जो ओपन फ्लो का था कि ये ओपन एपीआई प्रोवाइड करना डाटा प्लेन के लिए, ये फोकस था ओपन फ्लो का। और ये जो हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो काम हुआ था, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो काम हुआ था उसका फोकस था कि किस तरह से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाएं जिसके ऊपर कंट्रोल एप्लीकेशंस रन की जा सकें। मिसाल के तौर पे उस जो हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये कंट्रोलर पे रन होगा, जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर होगा नेटवर्क का, और उसके ऊपर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप राउटिंग की एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, आप फायरवॉल की एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ठीक है, आप लोड बैलेंसिंग की एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट एक नया आया है जो कि इससे पहले नहीं था। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया नॉस का, और नेटवर्क ऑपरेटिंग के कॉन्सेप्ट से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास अब आपके नेटवर्क के अंदर कंट्रोलर हैं और नीचे उसके जो है डिवाइसेस हैं, स्विचेस हैं। ये कंट्रोलर जो है ये इन डिवाइसेस को एक्सेस करता है। किस तरह से एक्सेस करता है? बाय यूजिंग ओपन एपीआईज, ठीक है। और इस नेटवर्क कंट्रोलर के ऊपर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉस, जैसे इसकी एग्जांपल है ऑनिक्स, वो रन होता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस रन होती हैं, जैसे मैंने बताया कि राउटिंग, ठीक है, और फायरवॉल। तो ये पूरा एक मॉडल हमारे पास नया आ गया कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट नेटवर्क एप्लीकेशंस रन हो रही हैं और उसके अंडरलाइंग डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं वो काम कर रही हैं। अब इससे हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास नेटवर्क के अंदर नई नई एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, नई इनोवेशन हो सकती है, ठीक है। और जो पहले इशू था लेगेसी नेटवर्क के अंदर कि आप नई एप्लीकेशंस को रन नहीं कर सकते, उसका मॉडल इस तरह से वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अभी ये